हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी। लव यू जिंदगी भाग 48। चंडीगढ़ अवी का घर। अवी के हाथ में नैना की रिपोर्ट थी और विवान की बातों ने अवी की बेचैनी को बढ़ा दिया। वह रिपोर्ट्स लेकर ऊपर कमरे में चला आया। अवी ने धड़कते दिल के साथ लिफाफा खोला। जब रिपोर्ट्स पढ़ी तो उसका दिल एकदम से धड़कना बंद हो गया। उसकी आंखों के सामने नैना का चेहरा आने लगा। नैना के नाक से खून बहना, उसके बालों का झड़ना, उसकी थकान और बार बार बीमार होना, ये सब किसी फिल्म की तरह अवी की आंखों के सामने आ रहे थे। अवी उस रिपोर्ट को हाथ में पकड़े बुत बना खड़ा रहा। कुछ देर बाद उसका फोन बजा तो अवी की तंद्रा टूटी। उसने देखा फोन विवान का था। अवी ने फोन उठाकर कान से लगा लिया तो दूसरी तरफ से विवान की आवाज आई, तुमने रिपोर्ट्स देखे? हाँ, लेकिन ये सब, अवी ने धड़कते दिल के साथ कहा। नैना को कैंसर है, ब्लड कैंसर, पर घबराने की बात नहीं है। ये अभी फर्स्ट स्टेज है और इसका इलाज हो सकता है। बस नैना को थोड़ा स्ट्रांग रहना होगा, विवान ने कहा। पर नैना ही क्यों? उसके साथ ये नहीं होना चाहिए था। मैंने इतने दिन ध्यान क्यों नहीं दिया? वो सबके सामने ठीक होने का दिखावा करती थी जबकि वो बीमार थी। अवी ने बेचैनी भरे स्वर में कहा। अवी, हिम्मत रखो, मैंने कहा ना ये फर्स्ट स्टेज है। अभी भी देर नहीं हुई है। नैना का इलाज हो सकता है और उसके सही होने के 80% चांस अभी भी हैं, विवान ने अवी को समझाते हुए कहा। अवी ने दुखी स्वर में कहा, लेकिन अंदर ही अंदर ये जानकर वो बहुत डरा हुआ था। अच्छा ये बताओ, तुमने नैना को इस बारे में बताया? विवान ने पूछा। अवी विवान के सवाल का जवाब देता इससे पहले ही अवी के कानों में नैना के गुनगुनाने की आवाज पड़ी। अवी ने देखा नैना सामने से हंसते गाते कबर्ड की तरफ चली आ रही है। उसने कुछ कपड़े निकाले और बाथरूम की तरफ जाते हुए अवी की तरफ देखा। अवी ने नैना की तरफ देखा तो अवी का उतरा हुआ चेहरा देखकर नैना ने धीरे से इशारों में पूछा, क्या हुआ? अवी ने फोन की तरफ इशारा करके नैना को एहसास दिलाया कि वो फोन पर किसी से बात कर रहा है। तो नैना ने धीरे से हाथ से इशारा करते हुए कहा, ओके, कैरी ऑन। नैना कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। हेलो अवी, तुम सुन रहे हो ना? क्या तुमने नैना को बताया? अवी को खामोश देखकर दोस्त ने एक बार फिर पूछा। हाँ, नहीं, मैंने उसे नहीं बताया। अवी जैसे नींद से जागा। लेकिन क्यों? नैना का इस बारे में जानना बहुत जरूरी है। आगे का सब ट्रीटमेंट उसी पर डिपेंड करता है। मुझे लगता है तुम्हें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए और नैना को बता देना चाहिए ताकि उसका ट्रीटमेंट शुरू हो, विहान ने अपने अपन के भाव से कहा। नैना के पेरेंट्स आए हुए हैं और वो बहुत खुश है। मैं एकदम से उसे ये सब बताकर परेशान नहीं करना चाहता यार। हाँ, लेकिन मैं जल्दी उसे बता दूंगा। पता नहीं उसका क्या रिएक्शन होगा, अवी ने बुझे स्वर में कहा। डोंट वरी, नैना बहुत स्ट्रांग लड़की है। नैना को बताने के बाद तुम आकर मुझसे मिलो। नैना के कुछ टेस्ट है जो मुझे करवाने हैं, विहान ने कहा। विहान, अवी ने कहा। हाँ, विहान ने कहा। नैना ठीक तो हो जाएगी ना? अवी ने धड़कते दिल के साथ पूछा। हाँ, बस इस वक्त उसे ट्रीटमेंट की बहुत सारी जरूरत है और बहुत सारी केयर की, विवान ने कहा। मैं उसका ख्याल रखूंगा। मैं जल्दी तुमसे मिलता हूं, कहकर अवी ने फोन काट दिया और जेब में रख लिया। एक बार फिर रिपोर्ट्स देखने लगा जिसमें लाल रंग से पॉजिटिव लिखा हुआ था। तुम अभी तक यहीं खड़े हो पड़ोसी, और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? नैना ने बाथरूम से बाहर आकर कहा। उसके हाथ में एक छोटा सा तौलिया था जिसे वो अपना मुंह थपथपा रही थी। कुछ नहीं, वो बस तुम्हारी रिपोर्ट्स थे, अवी ने हाथ में पकड़े कागज को समेटते हुए कहा। अच्छा, दिखाओ क्या आया है। नैना ने रिपोर्ट्स लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन अवी ने अपने कदम पीछे लेते हुए कहा, मैंने देख ली नैना, सब नॉर्मल है, तुम बिल्कुल ठीक हो। देखा, मैंने कहा था ना मुझे कुछ नहीं हुआ है। मिस्टर पड़ोसी, मैं इतनी जल्दी तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ। अभी तो मुझे तुम्हारे साथ एक लंबी जिंदगी जीनी है और तुम्हें बहुत 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 सारा परेशान करना है। नैना ने खुशी से अपने हाथों को फैलाते हुए कहा। हाँ,
नैना को खुश देखकर और रिपोर्ट्स के बारे में सोचकर इससे ज्यादा वह कुछ बोल ही नहीं पाया। नैना बस मुस्कुराते हुए उसे देखे जा रही थी। अभी के दिमाग में बस वो पॉजिटिव वर्ड एकदम से घूम रहा था। वह नैना के पास आया और एकदम से उसे गले लगाकर कहा, हाँ तुम बिल्कुल ठीक हो, मेरे होते तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। पड़ोसी तुम ठीक हो ना? नैना ने अभी को इमोशनल होते देखकर पूछा। हाँ, बस तुम्हें हक करने का मन किया। ये मैं तुम्हारी परमिशन के बिना कर सकता हूं ना? अभी ने आंखें मूंदे कहा। उसकी आंखों में अब धीरे धीरे नमी उतर आई थी। तुम मेरे पति हो, तुम्हें परमिशन लेने की जरूरत नहीं है पड़ोसी। नैना ने अभी की पीठ सहलाते हुए कहा। उसने महसूस किया अभी का मन अब धीरे धीरे भारी हो रहा था, और ऐसा क्यों था इसकी वजह नैना नहीं जानती थी। सिटी मॉल, बीकानेर। मॉल के बाहर खड़े मोंटी ने माला को एकदम से अपनी तरफ खींचा, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करता तो वहां से गुजर रही बस उसे टक्कर मार देती। लेकिन सामने खड़ी रुचिका ने जब माला को मोंटी के करीब देखा तो उसका दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए और मन भारी हो गया। उसका दिल किया अभी के अभी जाकर मोंटी से सवाल करे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने वहां से गुजरता ऑटो रुकवाया और अपार्टमेंट चली आई। बस से जाने के बाद मोंटी ने माला को खुद से दूर करते हुए कहा, माला मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं रुचि को धोखा नहीं दे सकता, ना ही किसी और लड़की के लिए मैं उसे धोखा देना चाहता हूं। तुम्हें मुझसे भी बेहतर लड़का मिल जाएगा। बस अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए ये झूठी जिद छोड़ दो। तुम सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रही हो, और कुछ नहीं। प्यार वो होता है जो हमें किसी की रिस्पेक्ट करना सिखाता है, किसी का इनकार का रिस्पेक्ट करना सिखाता है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है और ना कभी होगी। अगर इसके बाद भी तुम नहीं समझती हो तो फिर मुझे ये शहर छोड़कर जाना होगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं रुचिका को हर्ट नहीं कर सकता। माला खामोशी से सब सुनती रही। धीरे धीरे ही सही उसे अब ये एहसास हो रहा था कि वह गलत जिद कर बैठी है। माला को खामोश देखकर मोंटी वहां से चला गया। माला से मिलने के बाद मोंटी अच्छा खासा परेशान हो चुका था। उसकी जॉब जा चुकी थी। उसके और रुचिका के प्यार के बीच माला आ चुकी थी। हर बड़ी कंपनी उसकी जॉब एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर रही थी, और उसका बॉस उसका दुश्मन बन चुका था। परेशान सा मोंटी सब में उलझा अपार्टमेंट जाने के लिए निकल गया। ऑटो में बैठी रुचिका की आंखों के सामने बार बार मोंटी और माला का चेहरा आ रहा था। रुचिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मोंटी उसे धोखा दे रहा है या नहीं। इन्हीं सब बातों में उलझी रुचिका के जहन में एकदम से आज बैंक में हुए हादसे की यादें कौन गई। मैनेजर ने रुचिका से जिस तरह का बर्ताव किया उससे रुचिका को घिन हो रही थी। दोनों बातों में उलझी रुचिका को ध्यान ही नहीं रहा कि अपार्टमेंट पहुंच चुकी है। मैडम पहुंच गए हैं, ऑटो वाले ने कहा तो रुचिका की तंद्रा टूटी। हाँ, रुचिका ने कहा और ऑटो से नीचे उतर गई। उसने किराया दिया और मेन गेट की तरफ बढ़ गई। रुचिका धीमे कदमों से चली जा रही थी कि मोंटी ने उसके बगल में बाइक रोकते हुए कहा, आज तुम ऑफिस से जल्दी आ गई, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मोंटी को वहां देखकर रुचिका को ज्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसे पता था मोंटी बाहर है। रुचिका को खामोश देखकर मोंटी ने फिर कहा, रुचि क्या हुआ? वो बैंक में हाफ डे था इसलिए तुम बाहर गए थे? रुचिका ने बुझे मन से पूछा। हाँ, वो किचन का थोड़ा सामान खत्म होने वाला था तो सोचा ले आता हूँ। मैं बाइक खड़ी करके आता हूँ, तुम चलो। मोंटी ने कहा, ये मुझे दे दो। रुचिका ने मोंटी से बैग लेते हुए कहा और लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद मोंटी आया तो देखा रुचिका बिना उसका इंतजार किए ही वहां से चली गई है। मोंटी भी ऊपर चला आया। अंदर आकर उसने हाथ मुंह धोए और पहुंचते हुए कमरे में आया। उसने देखा बाथरूम की लाइट ऑन है, इसलिए कहा, रुचिका तुम अंदर हो क्या? मैं अपने लिए कॉफी बना रहा हूँ, तुम लोगी? रुचिका ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बाथरूम में नल चालू करके सुबक रही थी, जिससे उसके रोने की आवाज बाहर तक न जाए। रुचिका कॉफी चाहिए तुम्हें? मोंटी ने अपना सवाल फिर दोहराया। नहीं, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, रुचिका ने अपने आंसू पोंछकर कहा। अच्छा ठीक है, मोंटी ने कहा और कमरे से बाहर चला गया। किचन में अपने लिए कॉफी बनाते हुए मोंटी मन ही मन खुद से कहने लगा, आज रुचिका बहुत थकी थकी लग रही है। ऑडिट का काम ज्यादा है ना, शायद इसलिए। ऊपर से मेरी वजह से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई है। मुझे जल्दी से जल्दी कोई नया जॉब ढूंढना चाहिए
ताकि रुचिका घर रहकर आराम कर सके। आज मॉल में जो हुआ उसके बारे में रुचिका को बताकर मुझे उसे परेशान करना नहीं चाहिए। ऑलरेडी वो इतना परेशान है, मुझे इस बारे में उससे बात नहीं करनी चाहिए। मैं नहीं चाहता माला को लेकर रुचिका के मन में कोई गलतफहमी पैदा हो। रुचिका फ्रेश होकर बाहर आई। मोंटी ने देखा तो पूछ लिया, ऑफिस में काम ज्यादा है क्या रुचि? हाँ, थोड़ा सा, रुचिका ने सोफे पर बैठते हुए कहा। मोंटी ने अपना कॉफी मग और एक खाली कप उठाया और रुचिका की तरफ आते हुए कहा, बस कुछ दिन की बात है, एक बार मेरा लोन पास हो जाए उसके बाद मैं बिजनेस करने की सोच रहा हूँ। इसके बाद तुम्हें ये जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारी मुश्किलें भी कम हो जाएगी। कहते हुए मोंटी ने अपने कप की आधी कॉफी खाली कप में डालकर रुचिका की ओर बढ़ा दी, जैसे वह जानता हो कि रुचिका उसके लिए मना नहीं करेगी। रुचिका ने कॉफी ली और पीते हुए कहा, मुझे लगता है हमें कुछ दिनों के लिए घर चले जाना चाहिए। मोंटी ने सुना तो उसे हैरानी हुई और उसने कहा, अचानक से घर? क्या तुम्हें अपने घर वालों की याद आ रही है? अगर तुम्हें उनसे मिलना है तो चलते हैं ना जयपुर, यहां से ज्यादा दूर भी नहीं है। मैं चित्रकूट की बात कर रही हूँ मोंटी, रुचिका ने बिना किसी भाव के कहा। तुम्हें चित्रकूट जाना है? पर ऐसे अचानक? रुचि, मैंने अभी मम्मी पापा को अपने जॉब के बारे में कुछ नहीं बताया है, उन्हें पता चला तो वे लोग खामखा परेशान होंगे, मोंटी ने कहा। मैं हम दोनों के अच्छे के लिए कह रही हूँ मोंटी, तुम्हारे पास जॉब नहीं है और मैं भी इस बैंक की नौकरी से थक चुकी हूँ। क्यों ना तुम अपना बिजनेस चित्रकूट में शुरू करो, वहां अपना घर है, अपनी फैमिली है और तो और वो शहर तुम्हारा अपना है। रुचिका ने मोंटी की तरफ देखकर कहा, तुम ये कहना चाहती हो कि मैं मुंह छुपाकर भाग जाऊं? लेकिन किससे? जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मैं ये शहर छोड़कर क्यों जाऊं? मुझे समझ नहीं आ रहा रुचि, तुम ये अचानक से चित्रकूट जाने की बातें क्यों कर रही हो? मोंटी ने हैरानी से कहा। ये कहो ना मोंटी कि तुम ये शहर छोड़कर जाना ही नहीं चाहते, तुम्हारा दिल जो लग गया है यहाँ। रुचिका ने आखिरी शब्द कठोरता से कहा तो मोंटी खामोशी से रुचिका को देखने लगा। उसने आधी बची कॉफी रखी और रुचिका की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, मैं ऐसे ही शहर छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं उन सबको गलत साबित करूंगा जिन्होंने मुझे नकारा समझा। चित्रकूट जाने से क्या मेरी परेशानियां हल हो जाएगी? नहीं, उल्टा मैं अपने ही घर वालों पर बोझ बन जाऊंगा क्योंकि मेरे पास कोई जॉब नहीं है। रुचिका ने कुछ नहीं कहा, वह बस खामोशी से कॉफी पीती रही। मोंटी उठा और जाने लगा। जाते जाते वह रुका और रुचिका के पास आकर कहा, तुम चाहो तो अपने बैंक की जॉब छोड़ सकती हो, मैं इतना कमा लूंगा कि तुम्हें कोई परेशानी ना होने दूं। मोंटी की बातों से यह साफ नजर आ रहा था कि वह रुचिका की बातों से हर्ट था। मोंटी वहां न रुककर अपने कमरे में चला आया। आशीर्वाद अपार्टमेंट, दिल्ली। अपार्टमेंट के गार्डन से निकलकर शीतल ऊपर फ्लैट में चली आई। उसके और मिसेज शर्मा के बीच की गलतफहमी दूर हो चुकी थी, लेकिन साथ ही साथ उसने मिसेज आहूजा और मिसेज गुप्ता से भी पंगा ले लिया। शीतल फोन पर किसी से पैसों के इंतजाम के बारे में बात कर रही थी और मिसेज आहूजा और गुप्ता ने ये बात सुन ली। मिसेज आहूजा तो मन ही मन बहुत खुश थी कि अब वो शीतल को रंगे हाथ मिसेज शर्मा के सामने लाएगी। शीतल शायद इस बारे में नहीं जानती थी, इसलिए खुशी खुशी घर के कामों में लग गई। अगली सुबह मिस्टर शर्मा और सार्थक ऑफिस जाने के लिए निकल गए। शीतल भी तैयार हुई और अपना पर्स लेकर फ्लैट से बाहर निकल गई। मिसेज शर्मा से उसने लाइब्रेरी जाने का बहाना बना दिया। शीतल इधर उधर देखते हुए अपार्टमेंट से बाहर निकली, लेकिन मिसेज आहूजा और गुप्ता ने उसे देख ही लिया। हमें उसका पीछा करना चाहिए मिसेज आहूजा, मिसेज गुप्ता ने कहा। अरे नहीं मिसेज गुप्ता, अगर उसका पीछा किया तो हमें उसे हम पर शक हो जाएगा और हो सकता है उसके बाद वो अपना प्लान बदल दे, मिसेज आहूजा ने कुछ सोचते हुए कहा। तो फिर अब? मिसेज गुप्ता ने कहा। शीतल जरूर वो डायमंड नेकलेस लेने गई है, वो वापस आए उससे पहले हमें मिसेज शर्मा को इस बारे में बताना होगा ताकि हम उसे सबूत के साथ पकड़ सके। उसके बाद देखती हूँ वो शीतल क्या करती है, मिसेज आहूजा ने आंखों में नफरत के भाव लाकर कहा। पर क्या मिसेज शर्मा हमारी बात सुनेंगी? मिसेज गुप्ता ने अपना डाउट क्लियर करने के लिए पूछा। वो हमारी बात भी सुनेगी और हम पर भरोसा भी करेगी, मिसेज शर्मा ने कुछ सोचते हुए कहा। उनके खुराफाती दिमाग में अब क्या चल रहा था ये तो बस वही जानती थी। तो दोस्तों ये था लव यू जिंदगी भाग 48। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और हाँ, सुनते रहें लव यू जिंदगी सीजन 2 मेरे साथ। बाय बाय।